हेलो एवरीवन। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि बोर्ड के एग्जाम्स 2021 में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, और अगर होने वाले हैं तो क्या चेंजेस के साथ होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे या जो पुराना सिस्टम फॉलो होते आ रहा है वही फॉलो होने वाला है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, करेक्ट, 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो आपका सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स 2021 होने वाले हैं, होंगे तो किस हिसाब से होंगे, क्या चेंजेस के साथ होंगे, ये आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के एंड तक इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आधा वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको हाफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमें पता है हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि 10+2 का अब तक सिस्टम जो है वो फॉलो होते आ रहा है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा फील्ड जो है वो ऑप्ट करना चाहता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। अब जो है ये सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे जो न्यू सिस्टम लाया गया है वो है 5+3+3+4 का सिस्टम। यानी कि 9th, 10th, 11th एंड 12th जो है उसको अब एक ही साथ कंसीडर किया जाएगा, इक्वल कंसीडर किया जाएगा, और कोई स्ट्रीम सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा। यानी कि मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। वहां पे सारे सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और वो किस हिसाब से पढ़ने होते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसमें क्या क्राइटेरिया है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई दैट इज 5+3+3+4 सिस्टम, उसमें ये हिसाब से है कि इसको अलग अलग लेवल में जो है डिवाइड किया गया है ना। 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक का अलग लेवल होगा, 3rd स्टैंडर्ड से लेके 6 स्टैंडर्ड तक का अलग लेवल होगा, और प्री स्कूल से लेके जब तक 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ता है तो उसमें अलग लेवल होगा। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल लेवल होगा यानी कि 3rd स्टैंडर्ड तक, वहां पे फोकस किया जाएगा क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, है ना। वहां पे जो यंग माइंड है, छोटा माइंड है बच्चों का, उसको शेप दिया जाएगा इन द क्रिएटिव डायरेक्शन। और 1st से लेकर 3rd स्टैंडर्ड तक ये इंश्योर किया जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से रीड कर सके और राइट कर सके। करेक्ट है। 3rd स्टैंडर्ड से लेके आगे तक उनका कॉमन जिस हिसाब से चलता है वो हिसाब से चलेगा। जो भी वहां पे उन्होंने आगे मतलब प्रीवियस टाइम में जो भी पढ़ा है उसके एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होंगी। 6th स्टैंडर्ड से एक मेजर चेंज जो है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है बाय गवर्नमेंट, और दैट इज कोडिंग। जी हाँ, कोडिंग 6th स्टैंडर्ड में ही कोडिंग बच्चों, 6th स्टैंडर्ड में कोडिंग जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा। कोडिंग आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, और वो टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर कोडिंग वाला पार्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है तो आगे जाके काफी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं ज्यादातर इंडियन जो है वो यूएसए, कनाडा, ये सब बाहर जाके क्या कोडिंग वाला पार्ट जो है वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट जो है वो ये चीज को बढ़ावा दे रही है कि कोडिंग का सिस्टम जो है वो इंडियंस खुद डेवलप करें, खुद सॉफ्टवेयर बनाए, है ना। और कोडिंग में सभी को पता ही है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, द किंग बिल गेट्स, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट से। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है बच्चों तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा जो है 6th स्टैंडर्ड से जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। जो चीजें बुक में पढ़ाई जाती है कि भाई ये ऐसा होता है ऐसा होता है, उसको प्रैक्टिकली जो है वो बताने की कोशिश करी जाएगी, और वो चीज वहां पे इंक्लूड करी जाएगी। फाइन। आगे देखते हैं यहाँ पे दैट इज जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी अब वहां पे सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। यानी कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, ये सारे जो है वो भी सब्जेक्ट बेस्ड उसको इंक्लूड किया गया है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है ना। ये 6 से लेके 8 साल तक की बात हो रही है ना। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, बहुत ही बड़ा चेंज। कोई वहां पे डांस में अच्छा कर सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा है तो वो अपनी स्किल्स को वहां पे शो कर सकता है, उनकी स्किल्स वहां पे उभर के आएगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। बोर्ड एग्जाम्स के बारे में क्या है, बोर्ड एग्जाम्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में
वहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो चेक किया जाएगा एंड सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वहां पे राइटिंग स्किल्स एंड दूसरे जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको इवेल्युएट किया जाएगा। तो दैट इज अगेन अ गुड मूव। वहां पे बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है ना, सब्जेक्टिव पार्ट भी होना एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होना। इससे दोनों चीजें जो है स्टूडेंट को वहां पे समझ में आएगी और दोनों चीजें उनको करनी पड़ेगी। समझ में आएगी इन द सेंस कंसेप्चुअल भी उनको समझना पड़ेगा एंड राइटिंग वाला पार्ट भी उनका बिल्कुल छूटेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट। ये जो है ना बहुत ही बढ़िया है। ये मैं आपको बताऊंगा ना तो आप शॉक हो जाओगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट में क्या होगा कि अब तक आपको जो मार्कशीट मिलती थी या आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता था उसमें खाली फैकल्टी के रिमार्क्स या इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग उनके सजेशंस होते थे। अब क्या होगा, अब जो है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट में ऐसा होगा कि वहां पे 3 अलग अलग कॉलम जो है वो होंगे, है ना। एक फैकल्टी का कॉलम होगा, एक कॉलम स्टूडेंट के खुद का होगा और एक कॉलम जो है उनके फ्रेंड का होगा। 3 अलग अलग कॉलम, मतलब सेल्फ असिस्टमेंट। स्टूडेंट भी खुद को सेल्फ असिस्ट करेगा कि हाँ उसको कौन से पॉइंट पे इंप्रूव करने की जरूरत है और उनके फ्रेंड्स जो है करेक्ट उनका भी वहां पे सजेशन या उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे लिया जाएगा एंड फैकल्टी का। ये तीनों का मिला के एक रिपोर्ट डिजाइन किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि बच्चे को कौन से पार्ट में रियली वर्क करने की जरूरत है ना। ये सारी चीजें अभी तक ऑन पेपर है ना। ये जो है ऑन पेपर प्लान है। अब इसमें से इंप्लीमेंट कितना होता है वो हमें देखना है। अब तक हमें दिख रहा है कि ये जो ऑन पेपर प्लान है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा आपको पता चलते जाएगा कि ये बहुत ही बढ़िया चेंजेस किए गए हैं। बट हमें ये भी होप करना चाहिए कि इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो 100% हो, 100% इंप्लीमेंटेशन हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 2 बार लिए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स अब से 2 बार लिए जाएंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है कि उसको भी क्या किया जाता है, 2 बार लिया जाता है। लास्ट 2-3 साल से हम देख रहे हैं ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे JEE वगैरह हो गया तो उसमें 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो सिमिलरली बोर्ड्स में भी ऐसा बनाया गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि बोर्ड जो है वो हर एक बच्चे के लिए लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। हम बोल सकते हैं कि टर्निंग स्टेज होता है ना। वहां से आपकी करियर जो है वो टर्न होना शुरू हो जाती है, एक नई शेप ले सकती है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 2 अटेम्प्ट जो है बोर्ड्स के लिए मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो कि कोई स्टूडेंट जो है ना कोई भी XYZ कंडीशन से अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं दे पाया एक बार में, तो वो 1 साल की वजह से उसके आने वाले 50 साल जो है वो खराब हो जाते हैं, है ना। हम मान के चल रहे हैं एवरेज लाइफ जो है वो 70 ईयर्स है, 60-70 ईयर्स के बीच में। तो आने वाले 50 साल उनके खराब हो जाते हैं और वो 50 साल तक एक ही चीज को कोसते रहता है कि हाँ भाई ये साल मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कुछ और ही लाइफ जी रहा होता। तो ये जो है एक बहुत ही मैं बोलूंगा कि सोच समझ के लिया गया डिसीजन है ना। इससे क्या होगा, जो बच्चे को कोई भी रीजन से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया ना, वो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऑल ऑफ सडन फैमिली में डेथ हो सकता है, वो बच्चा बीमार हो सकता है, तो उससे उनको 2 मौके मिलेंगे। एक रेगुलर टेस्ट होगा यानी कि रेगुलर एग्जाम होगा और दूसरा जो है वो इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट जो है वो है वेरिएबल मॉडल्स फॉर एग्जाम्स। वेरिएबल मॉडल्स होंगे एग्जाम्स के लिए। जैसे हम बात करें कि लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया था मैथमेटिक्स में बेसिक एंड एडवांस, है ना। अब जो बच्चे को आर्ट्स लेना है आगे चल के, वो एडवांस मैथमेटिक्स क्यों पढ़े, मतलब वो इतना डिटेल में मैथ्स क्यों पढ़े। जो बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है, मैथ्स के दुश्मन है, वो क्यों इतना एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़े। वो बेसिक लेके जितना बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का उतना गेन करके आगे अपनी करियर में बढ़े, है ना। तो ऐसे ही वेरिएबल मॉडल्स जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडीज, यानी कि अब से हम बोलेंगे टाटा बाय बाय फॉर रट्टू पोपट्स, है ना। रट्टोफिकेशन को पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ लिया और पूरा पढ़ने के बाद दूसरे दिन जाके सब लिख दिया ठटर और स्कोर आ गया, अब ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करने का एम है। एग्जाम का भी लेवल या एग्जाम में भी जो क्वेश्चन है वो वही टाइप से पूछे जाएंगे। और बात ये भी है कि जो बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाए और रिड्यूस करके कंसेप्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी पे फोकस किया जाए, है ना। तो इससे
बहुत ही बड़ा फायदा होगा। कंसेप्चुअली स्टूडेंट सीखेंगे, लॉन्ग टर्म तक उनका नॉलेज जो है आगे चलेगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट में मान लो कि आप जो है बीटेक परस्यू कर रहे हो, है ना, फर्स्ट ईयर बीटेक में हो, ओके, अब आपने फील्ड लिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब 2 सेमेस्टर के बाद यानी कि 1 साल के बाद आपको लगता है कि भाई इलेक्ट्रिकल जो है वो मुझे जम नहीं रहा, है ना, मैं कुछ और सोच के आया था यहाँ पे कि भाई इसमें ये टाइप की स्टडीज होगी और ये कुछ निकली और टाइप की स्टडी, तो आप अपना फील्ड जो है वो वहां पे चेंज कर सकते हो। और देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो आपका 1 साल है वो वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। 1 साल के आपका जो भी क्रेडिट है ना, अब सब्जेक्ट वाइज उन्होंने क्रेडिट जो है वो डिजाइन किया जाएगा पूरा का पूरा, और वो क्रेडिट जो रहेंगे आपके वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब आप जो फील्ड में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो 1 साल का आपका क्रेडिट है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट ईयर से स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इससे 2 बेनिफिट होंगे आपको, एक आपका साल बचेगा और दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जो है वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रेडिट सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। अब इसमें भी ये है कि 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी एंड 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो ओरिजिनल डिग्री होती है बीटेक की वो दी जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्यू टू सम और द अदर रीजन या ज्यादातर केस में फाइनेंशियल रीजन की वजह से अपना डिग्री कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे 2 साल का सिलेबस जो है वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 2 साल कंप्लीट कर लेते, तो उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनके 2 साल वेस्ट भी नहीं होंगे और वो डिग्री लेस भी नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा मूव, बहुत ही अच्छा मूव, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो कि अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो गेन नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। फाइन। नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप फील्ड चेंज करते हैं, स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो आपका जो भी 1 साल 2 साल या 3 साल का जो भी आपका क्रेडिट होगा वो आगे वहां पे कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपको वो कोर्स 0 से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपने 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, फिर 2 साल ब्रेक लिया, फिर वापस आप करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है एज पर द पेपर प्लान। नेक्स्ट इज जैसे सिंगल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सिंगल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र स्टेट का अलग एंट्रेंस एग्जाम है, गुजरात स्टेट का अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम, ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि नेशन वाइड। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब जैसे हम बात करें नीट का, मैं एग्जांपल लूं और आपको एक्सप्लेन करूं। नीट एग्जाम में क्या होता था, पहले मेडिकल जो एस्पिरेंट्स होते थे उनको अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे, एम्स का देना पड़ता था, AIPMT, जिपमर और बहुत से एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही एग्जाम देना पड़ता है, नीट। तो उसी तरह एक पूरा सिंगल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा ताकि नेशन वाइड एक ही एग्जाम कंडक्ट हो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे BA BSc वाले, करेक्ट। BA और BSc जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। BA BSc वालों के लिए क्या यहाँ पे बेनिफिट है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सीधा जॉब करना होता है, तो ऐसे बच्चे जो है 3 साल का स्टडी करेंगे और फिर अपना जॉब जो है वो अपने फील्ड में जॉब कोई भी सिलेक्ट करके वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से वहां पे ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते, आगे अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते, तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होगा एक, मतलब वो 4 साल उनको करने पड़ेंगे। एंड फिर अगर वहां पे इंटरेस्ट है और वो रिसर्च में जाना चाहता है, कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो रिसर्च फील्ड के लिए 4 साल का अलग से कोर्स रहेगा, दैट इज PhD। MPhil जो है वो रिमूव हो गया है, MPhil अब नहीं होगा, 4 साल का PhD कोर्स रहेगा, वहां पे जाके PhD कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो ये है कि नो स्ट्रिक्टली स्ट्रीम सिलेक्शन, है ना। जैसे कि 10th के बाद होता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 90% से ज्यादा आ गए तो साइंस ले लो, करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, और 50 से कम है तो आप आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम सिलेक्शन का माइंडसेट था उसको खत्म करने की कोशिश है। ऐसा जरूरी नहीं है, 90% लेने वाला भी कॉमर्स ऑप्ट करके अच्छी स्टडीज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम, इसमें ये होगा कि आपको कोई स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना होगा, है ना। मान लेते हैं कि आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। उसी तरह वहां पे हिस्ट्री पढ़ने वाला जो है स्टूडेंट, उसको लगता है कि भाई मुझे अकाउंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट है, मैं अकाउंट्स पढ़ना चाहता हूं, तो वो वहां पे अकाउंट्स भी पढ़ सकता है। मतलब ऐसा अब पॉसिबल है। स्ट्रीम सिलेक्शन जरूरी नहीं है, आप अपने
इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा बहुत से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल है, पर ये पूरे लेवल पे पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब दूसरा जो है दैट इज ऑल यूनिवर्सिटीज विल हैव सेम स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गए, स्टेट के यूनिवर्सिटीज हो गए, सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज हो गए। अब वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कुछ अलग ही सिलेबस चलाते हैं, कुछ अलग टाइप का ही कोर्स एंड करिकुलम होता है, उनका एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होगी। यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी एक ही लेवल पे रहेंगे, एक ही सभी का स्टैंडर्ड होगा और सभी में एक ही टाइप का कोर्स, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चलाया जाएगा। मतलब जिस हिसाब से 12th में जो सेंट्रलाइज एग्जाम सिस्टम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम, वो भी यूनिवर्सिटी का रहेगा, मतलब यूनिवर्सिटी में भी सारी चीजें इक्वल रहेगी। नेक्स्ट इज फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्राइवेट कॉलेजेस जो है उनके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में भी सोचा जाएगा कि कितना फीस स्ट्रक्चर जो है उनका डिसाइड किया जाए। ओके, और किस हिसाब से वो फीस वहां से मतलब स्टूडेंट से फीस ले, फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लिया जाएगा और हर एक प्राइवेट कॉलेज का उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा, जिससे ज्यादा फीस वो कॉलेज नहीं ले सकते। अगेन द बेस्ट मूव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू फीस, ठीक है, और बहुत से कॉलेजेस ने तो फीस इतनी ज्यादा करके लूट मचाई हुई है कि आप बात जाने दो, आप सभी को पता ही होगा फीस प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी ज्यादा होती है कि लूट मचा के रखी है उन लोगों ने, तो अब वो जो लूट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कम होगा। नेक्स्ट इज 6% ऑफ जीडीपी जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है इन्वेस्ट करने का एजुकेशन के ऊपर। 6% ऑफ जीडीपी जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, वो गवर्नमेंट का प्लान है किसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट एजुकेशन में मिलने वाला है और वो एजुकेशन में उसको यूज किए करेंगे गवर्नमेंट। तो ये बात है यहाँ पे। अगर हम देखने जाए तो ये प्लान जो है ऑन पेपर काफी बढ़िया है, बहुत ही फुल प्रूफ प्लान है ऑन पेपर, लेकिन अगर इसका 100% या इवन 90% भी इंप्लीमेंट हो जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा और हमें होप करना चाहिए कि ये जो है जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाए। एंड एज फार एज ये कब से इंप्लीमेंट होगा उसका कंसर्न है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम होप कर सकते हैं कि ये 2 से 3 साल में इंप्लीमेंट हो जाए। मतलब अभी जो सिस्टम चल रहा है 2021 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे एज पर रेगुलर करिकुलम, जो पुराना सिस्टम आ रहा है वही फॉलो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आने वाले साल में 1 साल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो और हो सकता है 2 साल बाद ये चेंजेस जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होने को देखने को मिले, हमें होते हुए देखने को मिले इन शॉर्ट, है ना। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 5 साल में ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है और अगर हो गया तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है एजुकेशन सिस्टम में। फाइन, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए एंड जल्दी ये न्यूज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।